जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। कल हम लोगों ने इस लेसन की बुक से रीडिंग लगा ली थी, आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, इस लेसन को भी हम दो पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, पहला कंटेंट और दूसरा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने कुछ 3-4 चीज़ों को देखा था। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, वो देखा था। और उसमें हमने कुछ स्थान देखे थे जो पाषाण काल से संबंधित थे, तो वहीं कुछ सैंधव काल के और कुछ हमने गंगा घाटी सभ्यता के स्थान देखे थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें इतिहास के लगभग तीनों पीरियड्स शामिल थे। इस लेसन में पाषाणकालीन युग की बात की गई है। किस तरह से देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हिस्ट्री किस तरह से कहा जाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग एक बार देख लेते हैं। इतिहास इतिहास जो शब्द है उसका अर्थ है ऐसा जो हुआ या ऐसा जो घटित हुआ, ऐसा जो हुआ, ऐसा जो घटित हुआ। इतिहास हिस्ट्री का हिंदी ट्रांसलेशन है और हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना है। और हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हिस्ट्री वर्ड कैसे बनेगा देखिए फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिससे कि हम उसकी स्टडी इजीली कर सकें। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास या हिस्ट्री। अब ये टर्म जो है इनका मीनिंग क्या है? प्राक इतिहास ऐसे समय का इतिहास है जब का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए हमें उसके अध्ययन के लिए किसी भी तरह के साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत के अभाव में ही हम उस समय के जो भी अवशेष हमें मिले हैं उनके आधार पर उस काल का अध्ययन करते हैं। कह सकते हैं लिपि विहीन काल का जो इतिहास है वो कहलाता है प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री। अब इस प्री हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड आ जाता है? तो देखिए, प्री हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाणिक काल। ये पूरा जो समय है इसकी स्टडी हम करते हैं प्राक इतिहास में। तो फिर आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री क्या है? फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री का एक पीरियड या युग ऐसा भी रहा है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम कह सकते हैं कि लिपि का ज्ञान रखने वाले ऐसे मानव का इतिहास जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है वो प्राक आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। लिपि के ज्ञान युक्त मानव का अनपढ़ा इतिहास। अब इस टाइम पीरियड में हम कौन सी स्टडी कर सकते हैं? इस टाइम पीरियड में आएगा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसी तरह से हिस्ट्री क्या है? इतिहास। इतिहास है पढ़े लिखे मानव के इतिहास का अध्ययन। यानी कि जब मानव लिपि तो जानता ही था लेकिन उस लिपि या उस समय के लिटरेचर को हम लोगों ने भी स्टडी कर लिया है, वो वाला जो टाइम पीरियड है उसे यहाँ पे हिस्ट्री कहा गया है। और सैंधव सभ्यता के बाद का जो काल है तब से लेके और वर्तमान में जो अतीत का पल है उस समय तक की सभी घटनाएं इतिहास के अंदर आ जाती हैं। अब इस लेसन में हम लोग किस तरह से इतिहास को पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास को प्राक इतिहास के रूप में। प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को किस हेडिंग में पढ़ेंगे हम लोग प्री हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं पाषाण काल, या जिसे कहा जा सकता है लिथिक एज, या हम इसे स्टोन एज भी कह सकते हैं। लिथिक एज क्यों कहा गया है इसे? फ्रेंड्स, ये जो लिथिक वर्ड है
ये ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिन हुआ है इसका, ग्रीक लैंग्वेज से। और इसमें ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है स्टोन, इसीलिए इसे लिथिक एज या स्टोन एज भी कहा जाता है, लिथिक एज या स्टोन एज। अब ये जो स्टोन एज है या लिथिक एज है, इनका 3 सब पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन या क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जा सकता है। सेकंड है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक भी कहा जा सकता है, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो पैलियोलिथिक वर्ड यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, पैलियोलिथिक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है वर्ड, जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पैलियोज, जिसका अर्थ होता है पत्थर या पाषाण या स्टोन, और दूसरा वर्ड होता है पैलियोस का अर्थ है पुराना, ग्रीक भाषा का ये शब्द है, और जिसमें पैलियोस का अर्थ है पुराना या प्राचीन, और दूसरा शब्द है इसमें लिथिक, जिसमें लिथिक का अर्थ है पत्थर, स्टोन या पाषाण। इस तरह से पैलियोस और लिथिक, या इसे लिथोस भी कह दिया जाता है, लिथोस, इन 2 शब्दों से मिलकर पैलियोलिथिक वर्ड बना है, जिसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल, ओल्ड एज ऑफ स्टोन या पूरा पाषाण काल आप इसे कह सकते हैं। और पूरा पाषाण काल का समय माना गया है लगभग 20 लाख। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे टाइम पीरियड की। मध्य पाषाण काल जो नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड है, उसे यहाँ पे मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया है। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक जो वर्ड है ये भी ग्रीक भाषा से ही बना है, जिसमें मेसो का अर्थ मिडिल से लिया गया है। मेसो या मीजो भी कह दिया जाता है इसे कभी कभी। इसका अर्थ है मिडिल या मध्य, और लिथिक या लिथोस उसका अर्थ है स्टोन या पाषाण। इसी तरह से नव पाषाण या नियोलिथिक जो शब्द है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव है, जिसमें नियो का अर्थ है न्यू या नया, और लिथिक का अर्थ है पत्थर या पाषाण या स्टोन। इस तरह से पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज बना है। इस चैप्टर में आपके इन तीनों कालों का ही काल विभाजन दिया गया है, और इन तीनों कालों में ही किस तरह से मानव ने विकास की यात्रा आरंभ की, और किस तरह से आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया, और विकसित होते होते वो किस तरह से भोजन उत्पादन तक पहुंचा, यानी कि वो एक किसान बन गया और भोजन का उत्पादन करने लगा। इस चैप्टर में कुछ 13-14 स्थानों की भी बात की गई है, जिनमें इन तीनों कालों के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों ही कालों में जिन अलग अलग स्थानों पर इन तीनों युग या काल से संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर हम इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। और वो जो चर्चित स्थान हैं वो हैं मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, दाऊजली हैंडिंग, कोल्डी हवा, महागड़ा, भीमबेटका, इनामगांव, मुंबई, हुसंगी, कुरनूल, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और आदि चन्नलूर। हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे तिथि निर्धारण
किस तरह से यहाँ पे पाषाण काल का निर्धारण किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पाषाण काल का क्लासिफिकेशन बताया गया है। हम देखेंगे सबसे पहले तो कि पाषाण काल या लिथिक एज इसे क्यों कहा जाता है। तो पाषाण काल या लिथिक एज इसका नाम रखा गया है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि जो एविडेंस हमें मिले हैं इस टाइम पीरियड की स्टडी के लिए, वो एविडेंस कौन से हैं? वो एविडेंस हैं स्टोन्स से बने हुए इक्विपमेंट्स या औजार उपकरण आप कह सकते हैं। तो इसी आधार पर, क्योंकि उस समय के जो भी उपकरण, बर्तन या औजार हैं उनमें से अधिकांश पत्थर से बने हुए हैं, इसी कारण उस काल को पाषाण काल या लिथिक एज की संज्ञा दी गई है। अब ये जो पाषाण काल है इसका विभाजन मोटे तौर पर 3 भागों में किया गया है। पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण या मेसोलिथिक एज और नव पाषाण या नियोलिथिक एज। और तीनों के जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने देख ली है। अब इसका टाइम पीरियड है, पूरा पाषाण काल का यदि समय देखा जाए तो वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है। 12,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। इसी तरह से मध्य पाषाण युग का 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का काल माना गया है। 10,000 वर्ष पूर्व। और नियोलिथिक माना गया है 10,000 वर्ष पूर्व से और अब तक की जो भी घटनाएं हैं वो 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से इन तीनों का काल निर्धारण किया गया है। हालांकि यदि आप कुछ डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें आपको टाइम पीरियड डिफरेंट मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पे बेसिकली कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेके क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है इन तीनों कालों में से सबसे लंबा काल, यानी कि सबसे लंबा टाइम पीरियड कौन से काल का रहा है, ये पूछा जाता है। तो सबसे लंबा समय पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल का रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम खुद देख सकते हैं, देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व से और 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय इसमें आता है। और जो मानव के इतिहास की, जो आरंभिक इतिहास की पूरी जो कहानी है उसमें से लगभग 99% हिस्ट्री हमें यहीं से जानने को मिलती है। अब पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक एज को फिर से 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं 3 उपभागों में इसे फिर से विभाजित किया गया है। और वो 3 भाग हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल, जिसे अर्लीस्ट पैलियोलिथिक एज या अर्लियर पैलियोलिथिक एज कह सकते हैं। सेकंड है मध्य पूरा पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक एज। और इसी तरह से तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल, या जिसे कह सकते हैं पोस्ट पैलियोलिथिक एज। इस तरह से पूरा पाषाण काल का फिर से 3 उपभागों में विभाजन किया गया है। मेसोलिथिक जो एज है उस एज में आते आते पाषाण उपकरण अपेक्षाकृत छोटे हो गए थे। पाषाण उपकरण छोटे होते गए और इसीलिए उन पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया। और ये जो माइक्रोलिथ वर्ड है ये भी ग्रीक भाषा से ही डिराइव हुआ है, जिसमें माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म और लिथ से अर्थ है लिथोस, छोटा यानी
छोटा पत्थर, जिसे कि छोटे पत्थर के उपकरण के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। हालांकि मेसोलिथिक एज में पाषाण उपकरण छोटे होने लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरापाषाण काल के उपकरण यहाँ बनना बंद हो गए थे। पुरापाषाण काल के उपकरण अभी भी यहाँ पे बनते थे। इसके अलावा मध्य पाषाण या मेसोलिथिक एज की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो रही है, इस समय में आपको वातावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। वातावरण परिवर्तन देखने को मिलता है और इस वातावरण परिवर्तन के फलस्वरूप किस तरह से आरंभिक मानव ने विकास की ओर एक कदम बढ़ाया वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वातावरण परिवर्तन हुआ। वातावरण परिवर्तन क्या हुआ? वातावरण परिवर्तन ये हुआ कि यहाँ पर तापमान की वृद्धि होने लगी। तापमान वृद्धि, और इस तापमान वृद्धि के फलस्वरूप क्या हुआ? इस तापमान वृद्धि के फलस्वरूप घास के मैदानों में वृद्धि होने लगी। घास के मैदानों में वृद्धि होने लगी, और इन घास के मैदानों में वृद्धि के फलस्वरूप क्या हुआ? घास के मैदानों में वृद्धि के फलस्वरूप घास पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुओं या पशुओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। घास पर निर्भर जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हुई। इस तरह से यहाँ पे ये परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस समय में घास के मैदानों में वृद्धि के फलस्वरूप जीव जंतुओं में जो कि घास पर निर्भर थे, यानी कि पशुओं की संख्या में वृद्धि किस समय में देखने को हमें मिलती है? तो आप कह सकते हैं मध्य पाषाण युग में। इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ जो कि लेसन में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक वर्ड है, ये पुरातत्वविद लुबाक द्वारा दिया गया है। लुबाक, ये वर्ड लुबाक ने दिया है। लुबाक एक पुरातत्वविद हुए हैं, इन्होंने 1865 ईस्वी में ये शब्द हमें दिया है। तभी से इन टाइम पीरियड्स के लिए पैलियोलिथिक और नियोलिथिक वर्ड यूज किया जाने लगा, और इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड को मेसोलिथिक कहा गया। इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये मध्य पाषाण युग। यहाँ पे इस एज में आपको माइक्रोलिथ इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे जो कि अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते थे। अब बात आती है नियोलिथिक एज की। तो 10,000 वर्ष पूर्व से लेके वर्तमान तक के काल को यहाँ पे नियोलिथिक एज कहा गया है। इस तरह से ये जो पाषाण काल है या लिथिक एज है, इसका साक्ष्यों के आधार पर नामकरण करते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें जो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल क्लासिफिकेशन है वो भी पत्थरों के उपकरणों के आधार पर ही किया गया है कि उन पत्थर के उपकरणों का आकार कैसा था, उनकी विशेषता क्या थी, उनका रंग रूप किस तरह का था। इन फीचर्स के बेस पे ही ये जो क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन है वो भी किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इन तीनों स्थानों से संबंधित, इन तीनों कालों से संबंधित जिन स्थानों की चर्चा अध्याय में की गई है, जिनके माध्यम से हमें इन तीनों कालों से संबंधित साक्ष्यों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स, मानचित्र देखने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली दी गई है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरंभिक मानव, और आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में डिफाइन किया गया है। तो आरंभिक मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों कहा गया है? आखेटक और खाद्य संग्राहक उसे कहा गया है भोजन एकत्र करने की प्रणाली के आधार पर। भोजन एकत्र करने की प्रणाली यानी सिस्टम, प्रणाली के आधार पर। किस तरह से कि हम लोगों ने देखा था कि आरंभिक मानव प्राचीन काल में जंगलों में, नदियों के किनारे रहता था और वो खाना पकाना तो जानता नहीं था। आज की तरह मैगी, नूडल्स
और पिज़्ज़ा, बर्गर, खमन, इडली, डोसा ये तो हुआ नहीं करते थे। तो वो उस समय जंगल से प्राप्त होने वाले कंद मूल, जड़, फल आदि पर ही डिपेंड करते थे। इसी के साथ वो लोग नदियों से मछलियाँ पकड़ा करते थे और जंगलों से जंगली पशुओं का शिकार करते थे। तो शिकार करने के कारण उन्हें आखेटक और उस खाने को वो कलेक्ट करके रखते थे। जितना कंजम्पशन करते थे उसके बाद जो बच जाता था उसे वो इकट्ठा करके रख लेते थे, इसीलिए उन्हें खाद्य संग्राहक कहा गया है। तो इस खाने के सिस्टम के बेस पर उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक नाम दिया गया है। और कालांतर में उन्होंने पशुपालन, कृषि करना सीख लिया, इसीलिए उन्हें बाद में भोजन उत्पादक कहा गया। अब ये जो आरंभिक मानव था ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पलायन करता रहता था, यानी इसमें पलायनवादी प्रवृत्ति पाई जाती थी, या कह सकते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता रहता था, घूमता रहता था, पलायनवादी प्रवृत्ति। अब इस हर चीज के पीछे देखिए कोई ना कोई कारण होता है। तो इस पलायनवादी प्रवृत्ति के पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे। यहाँ पे 4 कारणों की बात की गई है। उसमें सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है भोजन की तलाश में, कि प्रारंभिक मानव क्यों इधर उधर जाया करते थे, भोजन की तलाश में। जब एक स्थान पर रहते हुए उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले फल, फूल, जड़ें, कंदमूल खत्म होने लगते थे तो वो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, जहाँ पर कि उनके भोजन को प्राप्त करने की या मिलने की संभावनाएं होती थी, वे वहाँ चले जाते थे। दूसरा है पशुओं के पलायन के कारण। अब पशुओं का पलायन का क्या कारण था, यानी पशु जब चले जाते थे, पशुओं के पलायन के कारण, कि जो जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं वैसे पशु भी भोजन करते हैं। तो जो पशु जिन जानवरों को खाया करते थे वे जानवर जब वहाँ पे समाप्त हो जाया करते थे तो वे पशु अपने शिकार के, अपने भोजन के, अपने चारे पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो जो मानव उन पशुओं का शिकार किया करते थे वे भी उन पशुओं का पीछा करते हुए अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। तीसरा कारण यहाँ पे बताया गया है मौसम की वजह से, मौसम व बदलती जलवायु के कारण, बदलती जलवायु। अब मौसम या बदलती जलवायु वजह कैसे, हम सभी जानते हैं कि कोई भी फसल 12 महीने उत्पन्न नहीं होती है। आपकी बात छोड़ दीजिए, अब तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कुछ भी प्योर चीज़ें नहीं हैं, जो नेचुरल जो ऋतु में होता है वो अब कुछ भी नहीं है। तो जब मौसम के अनुसार किसी स्थान पर उत्पादन समाप्त होने लगता था और उसी मौसम में दूसरे स्थान पर खाने की चीज़ें मिलने की संभावना होती थी तो प्रारंभिक मानव उस स्थान को छोड़कर जिस स्थान पर उन्हें भोजन प्राप्त प्राकृतिक रूप से होने की संभावना होती थी वे वहाँ चले जाते थे। चौथा अंतिम और महत्वपूर्ण कारण जो बताया गया है यहाँ पे वो है पानी की तलाश में। पानी की तलाश में क्यों, वो लोग तो ऑलरेडी नदियों के किनारे ही रह रहे थे। तो फ्रेंड्स, संभव है कि कुछ नदियाँ ऐसी रही हों जो कि मौसमी हों। हो सकता है कुछ नदियाँ 12 मासी रही हों, जैसे हम लोग यदि देखें तो गारो पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि एक 12 मासी नदी है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं या झीलें ऐसी भी हैं जो मौसमी रही होंगी, जो मौसम के साथ साथ सूख जाती होंगी, पानी की कमी हो जाती होगी, तब वे लोग पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते थे। तो इस तरह से आरंभिक मानव जो कि एक आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था वो 4 कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। अगला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है शैल आश्रय या शैल आवास, और उसी के साथ में डिफाइन किया गया है शैल चित्र।